हेलो साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ने पीछे टॉपिक को कंप्लीट किया है सर्वनाम को, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में भी, सॉरी जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है उसमें जो सर्वनाम पार्ट 2 आ गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम समास का। और समास हर एग्जाम में समाज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं समाज से, तो देखो क्या होता है ना कि ऐसा है, मतलब समाज से 2 से 3 तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टेट जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगामी परीक्षा टेट और सी टेट वो है हमारा नवंबर और दिसंबर में, और मे भी आई थिंक शायद एग्जाम डेट भी आ गई है। तो मतलब उसमें भी क्या है कि समाज से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, लेकिन डीपली पूछता है। तो मैंने भी ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि टेट और सी टेट वाले हैं और वो अपनी प्रिपरेशन हिंदी में कर पाएँ और समाज को अच्छे से समझ पाएँ। तो वैसे ही मैंने प्रारूप तैयार किया है। और बाकी समाज देखो वैसे तो 15 से 20 मिनट नॉर्मली 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन हम इसे 15-20 मिनट ना पढ़ के पूरा लेंथी पढ़ेंगे कि हमारे सामने कोई भी शब्द रख दो, हम उसमें समास बता पाए कि इसमें ये समास है, इसमें ये समास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि चलो हम देखते हैं कि समास क्या होता है। क्या समास टॉपिक है, समास काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्या समास। अब देखो समास, तो समास का क्या अर्थ होता है। समास का जो अर्थ है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपण, संक्षेप या संक्षेपण। संक्षेपण मतलब होता है छोटा करना। क्या, छोटा करना। अब देखो जैसे कि क्या होता है ना कि एक कोई बड़ा शब्द है, हमें उसका समास करना है, ठीक है। तो वहां क्या है, हम उस बड़े शब्द से छोटा शब्द बना के हम उसके समास बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है यहाँ, ठीक है। तो समास का अर्थ हो गया संक्षेप। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये भी क्या है, एक शब्द निर्माण की विधि है। क्या है, एक शब्द निर्माण की विधि है। क्या, समास, ठीक है। अब देखो ये शब्द निर्माण की विधि है। अब समास कहते किसे हैं। क्या, समास कहते किसे हैं, मेनली इसकी परिभाषा भी हमारे एग्जाम में आ जाती है। क्या, परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है डेफिनेशन भी, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर, क्या, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। क्या, एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, शब्द की रचना करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है, नवीन शब्द का निर्माण होता है, तो वहां क्या होता है, वहां हमारा समास होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, हमारा समास होता है। तो समास में क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्या, कि समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यार इसमें ये होगा, ये नहीं ये होगा। तो जो कंफ्यूजन है वही हमें दूर करना है, और उसी पढ़ने की कला को हम क्या कहते हैं, समास भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं, आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट करता हूं, हम जैसे कहां गलती करते हैं, तो मैं भी आप इसको लिख लो। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये डेफिनेशन है और एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, ठीक है। चलो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब हम देखते हैं, समास का अर्थ हो गया संक्षेप, पढ़ लिया हमने। ये भी एक शब्द निर्माण की क्या है, विधि है, ठीक है। देखो जैसे कि शब्द आता है हमारा पंचवटी। शब्द क्या है, पंचवटी, दशानन, पंचवटी,
दशानन, देशमुख शायद, हाँ जी क्या है, मुख दर्शन, सॉरी क्या है, मुख दर्शन, मुख दर्शन। और नेक्स्ट शब्द है हमारा देवासुर, क्या है, देवासुर। अब देखो पंचवटी, बहुत सारे लोग इसमें क्या, बहुव्रीहि समास, क्या बहुव्रीहि समास या द्विगु समास, या द्विगु समास। नेक्स्ट दशानन, दशानन बहुव्रीहि, बहुव्रीहि या द्विगु समास। नेक्स्ट मुख दर्शन, तो मुख दर्शन हमारा द्वंद्व या, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देवासुर, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। अब क्या है कि मेनली ये वो एग्जाम्पल हैं, क्या ये वह एग्जाम्पल हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा हमें गलतियां इन्हीं शब्दों में करते हैं। जैसे कि पंचवटी है, ठीक है, तो पंचवटी है, जो लोग बहुव्रीहि समास लगाते हैं बिल्कुल गलत है। क्या, जो लोग बहुव्रीहि समास लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, द्विगु समास। दशानन, क्या, दशानन, दशानन में क्या है हमारा, बहुव्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है, क्या बहुव्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है। अब जैसे मुख दर्शन, क्या बहुत सारे लोग, क्या जैसे आप हमें शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया जाता है कि मतलब जिसके बीच में योजक चिन्ह होगा तो वहां क्या होता है हमारा, द्वंद्व समास होता है, और हम मुख दर्शन में क्या लगा के आते हैं, द्वंद्व समास लगा के आते हैं, जो कि हमारा आयोग क्या है उसको गलत कर देता है, और हम सोचते हैं कि यार हमने तो सही किया था, फिर गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो क्या है, वहां क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास। और जबकि देव आसुर, देव आसुर, तो यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास नहीं होता। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इसी चीज को अब हम जानेंगे एक एक करके डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। तो तब तक मैंने आपको बताया, आपके माइंड को कंसंट्रेट किया कि ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो आते हैं और जहां हम गलती करके आते हैं, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। और आई होप अगर आप पढ़ेंगे तो समास को तो गलत करके नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मानना ही नहीं है, अगर आप पढ़ लोगे सच में गलत करके नहीं आओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखो आते हैं, अब हम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी हम समास नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसकी रूपरेखा जिस प्रकार से तैयार की गई है हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। जैसे कि समास के तत्व क्या आता है, समास के तत्व या अवयव, अवयव, समास के तत्व या अवयव। अब देखो समास के तत्व या अवयव क्या होते हैं, तो समास के तत्व या अवयव की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स, यानी कि ये कितने प्रकार की होते हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, समास के तत्व या अवयव हमारे कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। यहां से पूछा जाता है हम लोग को, यहीं पे क्या होता है, इन समास के तत्व या अव्यय में ही हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और इस तरह से हमें कोई डेफिनेशन भी नहीं बताता है, सिर्फ हमें लिखवा देता है कि इसके इतने भेद होते हैं, इतने भेद, आइए अब अभी समास पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही करवाते हैं अधिकांशतः, लेकिन क्या है, इसकी रूपरेखा को ऐसे तैयार किया गया है कि आपको आपका एक डाउट क्लियर होगा, और आई होप समास पढ़ के आपको डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो समास के क्या होते हैं, जो अवयव हैं तो वो हमारे 4 होते हैं। नंबर 1 आता है समास विग्रह, क्या आता है, समास विग्रह। नंबर 2 होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, क्या हमारा होता है प्रथम पद, या हम इसे बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। नंबर 1 समास विग्रह, नंबर 2 प्रथम पद या पूर्व पद, नंबर 3 होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, और नंबर 4 होता है समस्त पद, नंबर 4 होता है समस्त पद, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, समास के तत्व या अव्यय होते हैं 4 अवयव, सॉरी, जैसे कि नंबर 1 समास विग्रह, नंबर 2 प्रथम पद या पूर्व पद, नंबर 3 द्वितीय पद या उत्तर पद, और नंबर 4 क्या होता है हमारा समस्त पद, ठीक है। नंबर 4 समस्त
पद। अब देखो समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाए और एक नए शब्द का निर्माण हो। ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या है, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाए। जब समस्त पद के, मैं यहां लिख देता हूं, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समास विग्रह। मैंने क्या लिखा? जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाए, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाए, ठीक है, अलग अलग किया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह बोलते हैं। अब आता है हमारा प्रथम पद या पूर्व पद। क्या? प्रथम पद या पूर्व पद। तो देखो समस्त पद का क्या? समस्त पद का पहला पद, समस्त पद का पहला पद क्या कहलाता है हमारा? समस्त पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद कहलाता है। तो ध्यान रहे, मैंने क्या बोला? प्रथम पद या पूर्व पद में समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद प्रथम पद कहलाता है, और द्वितीय पद या उत्तर पद तो समस्त पद का द्वितीय पद उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाता है। समस्त शब्द का द्वितीय पद क्या कहलाता है हमारा? उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का द्वितीय शब्द उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि देखो हमारे हर डेफिनेशन में प्रथम पद, प्रधान, ठीक है, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह, यही क्या है? यही यूज होता है, इन्हीं से डेफिनेशन बनेगी। अगर हमें इन्हें ये अच्छे से याद है तो क्या है, हमें हर समास की डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्या? हमें हर समास की डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब देखो समस्त पद किसे कहते हैं? तो समास विग्रह से बना नया शब्द। क्या? समास विग्रह से बना नया शब्द। समास विग्रह से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो मैं एक बार फिर से चारों डेफिनेशन को रिपीट कर दे रहा हूं। देखो जैसे हमसे पूछा है समास विग्रह, तो समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाए तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। प्रथम पद या पूर्व पद, समस्त पद का पहला या प्रथम पद क्या कहलाता है हमारा? प्रथम या पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है, और समस्त पद समास विग्रह से बना नया शब्द, समास विग्रह से बना नया शब्द क्या कहलाता है हमारा? समस्त पद कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल से कोई पढ़ाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये पढ़ाने में। तो समास विग्रह, प्रथम पद, द्वितीय पद, समस्त पद, आई होप आप समझ पाए होंगे। बाकी मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी जिसने कॉपी किया है और ठीक है देख लो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि अब मैं यहाँ एक पद लेता हूं, जैसे राजा का कुमार, एग्जाम्पल है राजा का कुमार। तो यहाँ क्या है? दो या दो से अधिक शब्द हैं, ठीक है, क्या है यहाँ? दो या दो से अधिक शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्द हैं, कहाँ? राजा का कुमार में। अब देखो राजा का कुमार, अगर मैं इसका क्या है समास विग्रह करता हूं तो इसका समस्त पद बन के आता है, जो ये क्या है? समास विग्रह। क्या है ये? समास विग्रह, ठीक है, ये क्या है? समास विग्रह। अब अगर देखो मैं इसका क्या करूं
कि समस्त पद बनाऊं तो समस्त पद इसका क्या बनेगा, राजकुमार। क्या बनेगा, राजकुमार। तो राजकुमार क्या बना, समस्त पद। समस्त पद बताया था ना पीछे कि समस्त पद क्या होता है, जब नवीन पद की रचना हो जाती है या निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वहां आप देखो न्यू पद मिल गया, छोटा पद है। देखो राजा का कुमार हमने इसमें समास किया, फिर क्या आया हमारा, राजकुमार। ठीक है, अब देखो राजा का कुमार, यहाँ तो क्या है, दो या दो से अधिक शब्द हैं, लेकिन राज, राज क्या है, प्रथम पद है। राज क्या है, प्रथम पद है, या पूर्व पद कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, पूर्व पद कह सकते हैं। जबकि कुमार क्या है, कुमार है हमारा द्वितीय पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात को जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि राजा का कुमार दो या दो से अधिक शब्द थे। ठीक है, राजकुमार एक समास, समस्त पद बन गया, समास विग्रह किया हमने तो समस्त पद बन गया। और क्या है, राज क्या है, वहां प्रथम पद या पूर्व पद है। ठीक है, और कुमार क्या है, द्वितीय पद या उत्तर पद है। चलो ठीक है, आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, आपने देखा होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसे क्या कर रहा हूं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखो अब देखो समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार। अब हम बात करेंगे समास के प्रकार, और वो भी प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो समास यहाँ प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा बताओ समास के मूल भेद कितने होते हैं, क्या समास के मूल भेद कितने होते हैं, तब 4 होते हैं। और समास के भेद पूछेगा, समास के मूल भेद 4। ध्यान रखना, डेफिनेशन में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, वैसे इतना बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक शब्द का है, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अंतर है। देखो समास के मूल भेद कितने होते हैं, 4। और जबकि समास के भेद की बात करें, समास के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से नेक्स्ट रिपीट कर रहा हूं, समास के मूल भेद कितने होते हैं, 4, और समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। समास के जो 4 भाग होते हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, यही चीज को हम देखते हैं। ठीक है, यही चीज हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है हमारा, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या गया, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और देखो एक चीज मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, तत्पुरुष के ही रूप होते हैं, तत्पुरुष के ही रूप क्या होते हैं, द्विगु समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास किसके रूप होते हैं, वो तत्पुरुष के ही रूप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और लास्ट आ जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। क्या, बहुव्रीहि समास। तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, मूल भेद जो जो हमारे मूल भेद होते हैं तो वो 4 होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जबकि भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन सा, द्विगु और कर्मधारय। या किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं हमारे तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो हम डेफिनेशन को भी यही याद कर लेते हैं। क्या, हम डेफिनेशन को भी यही याद कर लेते हैं, क्योंकि हर समास की डेफिनेशन हमें यही याद हो जाने वाली है। क्या, यही याद हो जाने वाली है। देखो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। देखो अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, जबकि तत्पुरुष समास में, क्या, तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है हमारा, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों
पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान होते हैं। कोई अन्य तीसरा शब्द, कोई अन्य तीसरा शब्द, कोई अन्य तीसरा शब्द क्या होता है? कोई अन्य तीसरा शब्द या पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आई होप आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि समास नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि आपको डेफिनेशन में दे देगा कि अव्यय विभाव समास वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो एवं उत्तर पद अप्रधान हो, तो वहां क्या होता है? अव्यय विभाव समास। यहीं से डेफिनेशन याद हो गई है। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व उत्तर पद प्रधान हो, और जबकि पूर्व पद अप्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य तीसरा पद प्रधान हो। क्या? वह समास जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं एवं अन्य तीसरा शब्द प्रधान होता है, क्या होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो, जबकि मैंने आपको बता दिया है ना तत्पुरुष समास किसके तत्पुरुष समास के ही दो उपभेद माने गए हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो अगर मैं बात करूं, या एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि बताइए कि हिंदी भाषा में कुल कितने समास होते हैं, तो हिंदी भाषा में ध्यान रखना कुल 6 समास होते हैं। कितने? 6 समास होते हैं हिंदी में। ठीक है, कितने? हिंदी में 6 समास होते हैं। वो पूछेगा आपसे, अगर आपसे पूछ रहा नॉर्मली कि हिंदी में कितने समास होते हैं, तो हिंदी में 6 समास होते हैं। जबकि पूछेगा समास मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वहां 4 प्रकार के। और समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो आपने ये चीज देखी। अब क्या है कि आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यार ये प्रधान क्या है, क्या कि प्रधान क्या है। देखो प्रधान क्या है, मैंने कहा घुड़सवार। क्या कहा मैंने? अभी मैं आपका डाउट यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत सारों के दिमाग में उठ रहा होगा कि यार ये प्रधान है, प्रधान क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई एक शब्द लिया कि भाई घुड़सवारी करनी है, घुड़सवार करना है मेरे को। ठीक है, तो घुड़सवार की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रक्चर बनेगा, मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मैं कहूँ घुड़सवार, तो अच्छा यार मतलब घोड़े पे सवारी करनी है, तो सवारी का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो वो क्या है हमारा? क्या है हमारा? पूर्व पद है, पहला पद है। ठीक है, तो जहाँ स्ट्रक्चर बन जाए दिमाग में, जिस चीज की भी स्ट्रक्चर दिमाग में पहले बनती है, क्या कहलाता है हमारा भाई? प्रथम पद कहलाता है। और जिसकी स्ट्रक्चर बाद में बन रही है, उत्तर पद। और जनरली मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, क्या? सभी के साथ ऐसा होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने देख लिया है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या? अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि अव्यय विभाव समास ये वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रूपरेखा थी, स्ट्रक्चर था। अभी हमने समास को स्टार्ट नहीं किया था, अब हम समास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो समास पढ़ेंगे। यहाँ जो एकेडमिक और मैट्रिक लेवल है, यहाँ जो एकेडमिक मैट्रिक लेवल है और हमारा कंपटीशन लेवल है टेट सीटेट वाले, दे आर सफिशिएंट क्लास। ठीक है, उनके लिए सफिशिएंट है इतना ही। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है उनसे। जो ये मैंने पूर्व पद उत्तर पद बताया ना, तो ये हमारे मतलब नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में नहीं आता, जबकि टेट सीटेट बीटीसी यहाँ आता है, इनके एंट्रेंस में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं समास, और समास में हम पहला समास क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। क्या पढ़ेंगे हम? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है अव्ययी भाव समास? तो देखो मैंने आपको बताया जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता था, इसका पूर्व पद विकारी अव्यय शब्द, विकारी
अव्यय शब्द। मैंने आपको बताया ना विकारी शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और इसका प्रथम पद अव्यय हो, क्या प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो सकता है, अव्यय हो सकता है या उपसर्ग हो सकता है, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। चलो फिर मैं लिखता हूं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समस्त शब्द का पूर्व पद प्रधान हो एवं पूर्व पद, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो एवं पूर्व शब्द क्या अव्यय, अव्यय या अविकारी या उपसर्ग हो, अव्यय या अविकारी या उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो एवं पूर्व पद अव्यय अविकारी या उपसर्ग हो, वहां क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। आप देखो उपसर्ग हो, ठीक है, तो उपसर्ग क्या है, अभी हमने उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, तो उपसर्ग शब्द के आगे आते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे आते हैं। तो उपसर्ग हो, क्योंकि ये क्या है, उपसर्ग क्या है, हमारे अविकारी शब्द में आते हैं और अविकारी शब्द भी हमारे लिंग वचन कारक के आधार पर बदल नहीं पाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मैंने संज्ञा पढ़ाया है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, उपसर्ग हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, ठीक है, देखो यहां क्या है, कोई शब्द होगा, ये क्या है, कोई शब्द है, ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई एक शब्द है, यहां क्या हुआ, ये पूर्व पद इसका प्रधान है, पूर्व पद क्या है इसका प्रधान है, इस शब्द का पूर्व पद प्रधान है और जबकि यह क्या है अविकारी शब्द भी है, अविकारी शब्द भी है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, एरो पूर्व पद प्रधान अविकारी, क्या होगा अव्ययी भाव समास, क्या होगा अव्ययी भाव समास। जबकि मैं इसकी अगर पहचान की बात करूं, आप डेफिनेशन को नोट कर लो, मैं इसकी पहचान की बात करूं तो मैं आपकी इसकी पहचान बताता हूं क्या होती है। चलो ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। चलो मैंने इसे क्या है, मैंने इसे किया रफ। अब देखो मैं इसकी पहचान की बात करूंगा, क्या पहचान इसकी क्या होती है, पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है हमारा अव्ययी भाव समास है। देखो अधिकांश इससे बनने वाले शब्द, अधिकांश इससे बनने वाले शब्द, अधिकांश इससे बनने वाले शब्द क्रिया विशेषण का काम करते हैं, क्या क्रिया विशेषण का काम करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, पहले नंबर पे अधिकांशतः इससे बनने वाले शब्द क्रिया विशेषण का काम करते हैं। नेक्स्ट इस समस्त पद का, नेक्स्ट नंबर 2, इस समस्त पद का लिंग वचन कारक के आधार पर, ठीक है, मैंने डेफिनेशन देखो लिख दिया है यहाँ। और क्या है इसकी पहचान, इसका समस्त पद लिंग वचन कारक के आधार पर अपरिवर्तित रहता है, क्या इसका समस्त पद लिंग वचन कारक के आधार पर अपरिवर्तित रहता है। समस्त पद क्या होता है, जो कि समास विग्रह करके आता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, शब्द के शुरुआत में भर, शब्द की शुरुआत में उपसर्ग जो होते हैं हमारे, वर निर प्रति यथा वे आ, वे उप अधि अनु आदि शब्द मिलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शब्द की शुरुआत में वर निर प्रति यथा वे आ, वे उप अधि अनु आदि शब्द मिलते हैं। अब जो इसके एग्जाम्पल हैं, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक के लिए आप इसकी पहचान का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मस्ट है। अब देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा जैसे यथाक्रम, क्या यथाक्रम शब्द है, यथाक्रम, इसका जो समास विग्रह हम करेंगे,
समास ये क्या है, सॉरी ये समास विग्रह है। इसका जो हम समस्त पद करेंगे, समास विग्रह का समस्त पद करेंगे तो वो आता है क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, ठीक है, क्रम के अनुसार। नेक्स्ट आजीवन, 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 आजीवन का क्या होता है, जीवन के अंत तक। क्या होता है, जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक, ठीक है। आमरण, आमरण, आमरण क्या होता है, आमरण होता है मृत्यु के अंत तक। क्या होता है आमरण, मृत्यु के अंत तक, मृत्यु के अंत तक, ठीक है। तो यथाक्रम क्रम के अनुसार, आजीवन जीवन के अंत तक, आमरण मृत्यु के अंत तक। देखो यथा आ रहा है ना, ठीक है। फिर देखो अतः प्रत्यक्ष, 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 प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष होता है हमारा आंखों के आगे, आंखों के सामने या आगे, आंखों के सामने। तो कहते हैं ना कि जैसे कोई भी कांड हो जाए तो हम कहते हैं कि हम यहाँ प्रत्यक्ष थे, ठीक है, हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। तो क्या होता है वो, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है उस चीज को, ठीक है। हम कहते हैं ना कि वहाँ ये लोग प्रत्यक्ष रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो क्या है कि वो उनकी आंखों के सामने हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यथा सामर्थ्य, क्या, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य है तो क्या होता है, सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। अब जैसे आता है वार बार, क्या आता है, वार बार, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, एक एक, ये बहुत पूछा जाने वाला है, गिनतियों में पूछा जाता है, गिनतियों में पूछा जाता है 12 12, 10 10, 9 9। तो क्या होता है, देखो एक क्या पढ़ रहे हैं हम, अव्ययीभाव समास की एक खासियत क्या है कि वहां जब शब्दों की एक साथ आवृत्ति होती है ना, जब दोनों शब्द एक साथ रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, वहां भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। आप देख लो इस चीज को, ऐसे ही शब्द बनते हैं, ठीक है। और बाकी जब हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, वहां जितने भी उपसर्ग आएंगे वो सब उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट से लगा लेना, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ एक नोट पॉइंट में, एक नोट पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूं। क्या है नोट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। नोट पॉइंट क्या है, अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवृत्ति वाले शब्द भी, आवृत्ति वाले शब्द भी, आवृत्ति वाले शब्द भी अव्यय, इसी के अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययीभाव समास के, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार, मैंने आपको बताया बार बार, रातों रात, क्या, रातों रातों रात, क्या आवृत्ति हो रही है ना, रात रात की, रात रात की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा जो आवृत्ति वाले शब्द हैं वो यही हैं। जैसे आता है गांव गांव, गांव गांव, ठीक है, घर घर, घर घर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आवृत्ति वाले शब्द भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं जिनकी आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि 2 बार होती है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे, किसके अंतर्गत आते हैं, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इसमें गिनती वाला पूछा जाता है, और हमें ऐसा बताया गया होता है कि जहां भी गिनती आएंगी तो वहां क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ वो आके फेल हो जाता है क्योंकि उसमें सब क्या है, गिनती की आवृत्ति होती है 2 बार। जैसे कि 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, इस तरह से। तो वहां सब क्या है, वहां होता है हमारा अव्ययीभाव समास। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा अव्ययीभाव समास में। आई होप मैंने जैसा पढ़ाया आपको पूरा सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। बाकी जो भी कोई आपको डाउट है, समस्या, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या व्हाट्सएप पे, अधिकांशतः व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ में लोग, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल यार।